मेरा नाम राकेश है और ये कहानी उस रात की है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये बात 2019 की सर्दियों की है। मैं अपने गांव गया था जो कि उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में है, जहां रात को इतना सन्नाटा होता है कि अगर कोई सुई भी गिरे तो भी आवाज साफ सुनाई देती है। उसी गांव में मेरे दादाजी का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। वो घर सालों से खाली पड़ा था। दादाजी के जाने के बाद कोई वहां रहना नहीं चाहता था। लोग कहते थे उस घर में कुछ बहुत भयानक है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। लेकिन मैं इन बातों को बस अंधविश्वास समझता था। पर उस रात मेरी ये सोच टूट गई। मैं और मेरा दोस्त विशाल रात करीब 10 बजे दादाजी के उस घर पर पहुंचे। चारों तरफ बस कोहरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा जो बदन के आर पार हो रही थी। जब उस घर का दरवाजा खोला तो मेरी रीढ़ में ठंड से एक सिहरन सी दौड़ गई। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने टार्च जलाई लेकिन टॉर्च की रोशनी में बस धूल, जाले और सड़ी हुई लकड़ियों की गंध ही दिखाई दे रही थी। फिर हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ी के तरफ जाने लगे। सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी चरमराहट से रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन हम हिम्मत से ऊपर चलते जा रहे थे। तभी हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने तुरंत पलटकर पीछे देखा लेकिन वहां पीछे कोई नहीं था। हमने फिर से हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। ऊपर मेरे दादाजी का स्टडी रूम था। स्टडी रूम में दादाजी का एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक पर ताला था, पर ताला जंग खा चुका था। विशाल ने उसे तोड़ा और फिर जो मिला वो किसी भी आम चीज से अलग था। कुछ पुरानी डायरियां थीं, कुछ तस्वीरें और एक अजीब सी मूर्ति। वो मूर्ति किसी औरत की थी, पर उसका चेहरा कुछ ऐसा था जिसे देखकर रूह कांप जाए। उस मूर्ति के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और एक ऐसा डर था जो आंखों में समा जाए। मैंने हिम्मत करके डायरी खोली और पढ़। दादाजी ने उसमें किसी साये का जिक्र किया था, एक ऐसा साया जो रात के वक्त इस घर में घूमता था। तभी घर की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। बाहर इतना घना कोहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विशाल बोला, शायद हवा है, लेकिन उसकी आवाज डर से भरी थी और वो कांप रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ तो मैंने टॉर्च दीवार की ओर घुमाई और जो मैंने आंखों से देखा उस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। दीवार के पीछे से मुझे एक आत्मा की साया आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर हम दोनों डर से कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों का डर से हाथ पैर जम गए हों। वो इंसान की आत्मा जैसा नहीं था। उस आत्मा की परछाई लंबा और पतला था और उसका सिर कुछ अजीब तरह से झुका हुआ था। मैंने विशाल को उसको देखने का इशारा किया, पर वो तो पहले ही कांप रहा था। और फिर एक सिसकी सुनाई दी, एक औरत की सिसकी, जैसे कि कोई रो रहा हो। अब तो औरत की सिसकी से हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, भागो। हमने जैसे ही दौड़ना शुरू किया, न जाने कैसे वो मूर्ति जमीन पर गिरी और टूट गई। और उसी पल कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई और वो साया प्रेत में बदल गया और हमारे सामने आ गया। जब वो सामने आया तो उसका चेहरा अंधेरे में गायब था, जैसे कि उसका चेहरा था ही नहीं। बस दो काली, बहुत काली आंखें जो हमें घूर रही थी। विशाल चिल्लाया और भागो और दौड़ लगा दी। मैं भी उसके पीछे दौड़ा, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो साया हमारे साथ साथ चल रहा हो। हम किसी तरह बचकर उस भूतिया घर से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। हम भागकर गांव में छिप गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही हमने सबको आपकी कहानी बताई, लेकिन कुछ लोगों को हमारी बातों पर यकीन था, पर कुछ शक में थे और हमें अनसुना कर रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ था उसके गवाह सिर्फ हम थे। फिर हम कुछ लोगों को अपनी बातों पर यकीन दिलाया और उनको लेकर उस घर में लौटे तो वो मूर्ति गायब थी, जैसे कि कुछ टूटकर बिखरा ही नहीं था। मैंने उस डायरी की तरफ देखा, लेकिन वो भी खाली थी। सिर्फ उस डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो कभी नहीं जाती। फिर हम वापस चले आए। फिर हमने गांव में बूढ़ों से बात की। उनमें से एक गांव की बूढ़ी औरत ने कहा, जिसे तुमने देखा
उसे तेरे दादाजी ने उस मूर्ति में कैद किया था, क्योंकि उस औरत की मौत किसी शाप की वजह से हुआ था, जिससे वो औरत की आत्मा कुछ भयानक रूप में बदल चुकी थी, जिससे वो गांव वालों को परेशान करती थी। आए दिन लोगों की मौत होने लगी थी। उस औरत की आत्मा के खौफ से गांव वाले गांव को छोड़ने पर मजबूर थे। तभी तेरे दादाजी ने उसका चेहरा छीन लिया था, ताकि वो किसी इंसान को न देख सके। फिर उसको मूर्ति में कैद कर दिया गया, ताकि वो किसी को परेशान न कर सके। और अब तुमने उसको आज़ाद कर दिया है। ये बात सुनकर हम दोनों परेशान हो गए। फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए। इस घटना को बीते कुछ महीने ही हुए थे कि एक खबर आती है कि विशाल कुछ महीनों से गायब हो गया है, और पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई कि आखिर वो कहाँ गया। पर मुझे समझ आ चुका था कि अगली बारी मेरी है, क्योंकि उस घटना के बाद अब जब शीशे में देखता हूँ तो कभी कभी वो साया मेरे पीछे खड़ा होता है। कभी कभी लगता है कि वो साया अब मेरे अंदर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार साया आपके पीछे हो सकता है।